हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 2 कर रहे हैं आजकल हम। इसमें आज हम देखेंगे कि हाउ डिड इंडिया बिकम ए पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। भारत इस्लामी जगत का अंग किस प्रकार हुआ। भारत जो कि एक हिंदू कंट्री था और यहाँ पर इस्लाम कब और कैसे आया, आज हम इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बेटा क्या था कि फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी में जो अरब व्यापारी थे, ये समुद्री रास्ते से, ठीक है, पश्चिम भारत की बंदरगाहों पर यानी वेस्टर्न पार्ट की जो सी पोर्ट्स थे, जैसे कालीकट है केरला की तरफ, यहाँ पर ये आते जाते रहते थे। तो जिसके कारण यहाँ पर जो लोकल लोग थे वो इनके कांटेक्ट में आए और जिसके कारण उन्होंने इस्लाम जो था वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ये लोग जो अरब ट्रेडर्स थे, ये मिड एशिया से आकर देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आकर जो थे वो सेटल हो गए और इस प्रकार भारत में 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ। क्योंकि ये लोग सेटल हुए, इन्होंने भारतीयों के साथ भारतीय इनके कांटेक्ट में आए, इंडियंस ने जो था इस्लाम के बारे में जाना, तो बहुत लोगों ने इनसे जो था इम्प्रेस होकर इस्लाम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बेटे इस टाइम तक हिंदू रिलीजन में जो था काफ़ी ड्रॉबैक्स आ गए थे, दिखावा ज़्यादा था और अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिफ्रेंशिएट जो था वो होना स्टार्ट हो गया था। तो जो लोअर कास्ट के हिंदूज़ थे उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि इस्लाम में कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था, इसमें सब इक्वल थे। तो जिसके कारण लोग जो थे इस्लाम से इम्प्रेस्ड होकर इसको अडॉप्ट करते जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि 711 में जो था मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति भारत आया और उसने सिंध के ऊपर जो था अटैक कर दिया। सिंध जो कि आज पाकिस्तान में है और उस टाइम भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और सिंध फॉर एवर जो था वो उसके राज्य का पार्ट बन गया। क्योंकि उस टाइम मोस्टली वॉरियर्स जो थे वो या तो सिंध की तरफ से आते थे या फिर पंजाब की तरफ से भारत में एंट्री करते थे। तो सिंध पर जब उसने विक्ट्री हासिल कर ली तो उसके बाद उसने जो था यह उसके स्टेट का हिस्सा बन गया। इसके बाद बेटे 13th सेंचुरी में तुर्क और अफ़गानों ने दिल्ली सल्तनत की जो थी वो स्थापना की। समय बीतने पर जो साउथ इंडिया था वहाँ पर भी सल्तनत की जो बॉर्डर था उसका मतलब विस्तार हुआ। 16th सेंचुरी में भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना हुई और 18th सेंचुरी में कुछ रीजनल स्टेट्स का राइज हुआ जिनके रूलर्स जो थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे। कहने का मतलब है कि 7th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में भारत में इस्लाम जो था वो बड़ी स्पीड से फैला। क्योंकि मोस्टली जो 13 to 18 सेंचुरी में यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स ने ही रूल किया था, तो जिसके कारण जो उनके सब्जेक्ट थे यानी जो प्रजा थी उन्होंने भी इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद बेटे अब हम देखते हैं कि जो ये प्रजा के साथ ये जो इस्लामिक रूलर्स थे इनका क्या रिलेशन था। वैसे तो बेटे जो मुसलमान रूलर्स होते हैं उनको उलेमा के मार्गदर्शन पर जो है वो चलना होता है। उलेमा क्या होते हैं, जो ये मुसलमान होते हैं इनके जो पूरे वर्ल्ड में जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको उलेमा कहते हैं। तो इनके ही कहने पर इन्हें चलना होता था और उलेमा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो जो वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वहाँ पर शरिया के नियमों का पालन करवाएंगे। शरिया जो है वो इस्लामिक लॉज होते हैं, इस्लाम धर्म के रूल्स रेगुलेशन लॉ कानून होते हैं। और उलेमा से ये उम्मीद की जाती थी कि वर्ल्ड में जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शरिया के नियमों का पालन करवाएंगे। परंतु भारत में ये पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि जो भारत के मोस्टली लोग जो थे वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, वो तो हिंदूज़ थे यहाँ पर मोस्टली लोग। तो ऐसे में जिम्मी जैसी सुरक्षित श्रेणी का उदय हुआ।
अब जिम्मी कौन थे, इस चीज़ को बेटे ध्यान से समझना, ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो जिम्मी जो थे वो एक संरक्षित श्रेणी था, यानी कि शॉर्ट में ये कह लो कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको जिम्मी कहा जाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू है आज के टाइम में, या जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, जैसे हिंदू है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं, तो ये लोग जो थे वो जिम्मी कहलाते थे। और इन लोगों को मुस्लिम शासकों को जजिया नाम का एक टैक्स देना पड़ता था, और बदले में मुस्लिम रूलर्स जो थे वो उनको सेफ्टी का प्रॉमिस देते थे, उनको शेल्टर देने का प्रॉमिस करते थे। तो इस तरीके से जो था जिम्मी जैसी संरक्षित श्रेणी का जो था वो उदय हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जजिया कर जो था वो हिंदूस नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था, काफ़ी इंसल्टिंग टैक्स था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये देश हमारा है और हमें अपने ही देश में रहने के लिए मुस्लिम रूलर्स को टैक्स देना पड़ता है। तो अकबर ने हिंदूस की इस फीलिंग को समझा था और उसने इस टैक्स को जो था वो रिमूव किया था। ठीक है, 1565 में उसने ये टैक्स रिमूव किया था और बाद में इसे औरंगज़ेब ने फिर से इम्पोज़ कर दिया था। तो ये बेटे आपको याद रखना है कि किस रूलर ने जजिया टैक्स को रिमूव किया था और किसने फिर से इम्पोज़ कर दिया था। इसके बाद बेटे अब हम आगे चलते हैं कि भारत में जो रूलर्स थे वो अपनी प्रजा को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुस्लिम रूलर्स को कि अगर हमने भारत में हिंदूज़ को खुश नहीं रखा तो उनको उनके रिवोल्ट का, उनके विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इनके प्रति काफ़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट की थी। इन्होंने कैसे अडॉप्ट की थी, जैसे क्रिश्चियंस थे या ज्यूज़ थे या हिंदूज़ थे या सिख थे, उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे या उनके जो गुरुद्वारे, मंदिर, चर्चेज़ वगैरह थे, तो उनको उन्होंने काफ़ी भूमि दान दिया था। और साथ में उनको टैक्सेस में भी जो थी काफ़ी रिलैक्सेशन दी थी, काफ़ी छूट दी थी। और जो गैर मुस्लिम धार्मिक नेता थे यानी रिलीजियस लीडर्स जो थे, उनके प्रति उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छी पॉलिसी, उनके प्रति सद्भावना जो थी उन्होंने व्यक्त की थी। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है जैसे कि अकबर था, काफ़ी अच्छा रूलर था, मुग़ल बादशाह अकबर थे, उनका नाम जो है काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उन्होंने जजिया टैक्स को जो था वो रिमूव किया था और उन्होंने अपने प्रजा के प्रति काफ़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी अडॉप्ट की थी और टैक्सेस में एग्जाम्पशन दिया था, और उनके जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी रिगार्ड दिया था। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि हाउ डिड इस्लाम बिकम पॉपुलर इन इंडिया। भारत में इस्लाम जो था वो किस प्रकार से पॉपुलर हुआ। बेटे इस्लाम जब भारत में आया तो इसे लाने वाले कौन थे, इसे लाने वाले तो रूलर्स थे ना, जैसे दिल्ली सल्तनत के रूलर थे या मुग़ल बादशाह थे या जो लोकल इस्लामिक किंगडम इस्टेब्लिश हुए थे उनके राजा थे। लेकिन इस इस्लाम धर्म ने पूरे महाद्वीप को ही जो था वो प्रभावित किया था। उन्होंने जो था पीजेंट्स को, बिजनेसमैन को, सबको जो था प्रभावित किया था। तो जो इस्लाम मानने वाले थे उनको 5 रूल्स को अडॉप्ट करना होता है। जो भी मुसलमान होते हैं, जैसे उन्हें ये मानना होता है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनके दूत हैं। इन्हें दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी होती है। खैरात का मतलब दान बांटना होता है। रमज़ान के जो महीने आते हैं उसमें ये रोज़े रखते हैं और हज के लिए ये मक्का जाते हैं। हज मतलब पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। अब ये ऐसे रूल्स हैं जो वर्ल्ड के सभी मुसलमान मानते हैं। जैसे वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं सभी ये मानते हैं अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं, खैरात भी बांटनी होती है, रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखते हैं, हज के लिए मक्का भी जाते हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो सार्वभौमिक तत्व हैं, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट्स, वो तो सारे वर्ल्ड में एक जैसे हैं। अब वो कैसे एक जैसे हैं, वो ऐसे हैं कि जैसे इनकी जो मस्जिद्स होती हैं, इनकी जो मॉस्क्यूज़ होती हैं ना, उनमें एक मेहराब और मिनबार जगह होती है मस्जिद के अंदर, जहाँ पर मुल्ला जो हैं वो खड़े होकर शिक्षा देते हैं, कुछ टीचिंग्स देते हैं, प्रीच करते हैं। तो वो जगह जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में सबकी एक जैसी होती है, यानी सबका मुंह जो है वो मक्का की तरफ होता है। मक्का जो है मुसलमानों का सबसे जो है रिलीजियस प्लेस है। तो जितनी भी वर्ल्ड में मॉस्क्यूज़ हैं उन सब का मुंह जो है, यानी मेहराब और मिनबार जो उसके अंदर हैं, जहाँ पर खड़े होकर मौलवी जो है वो प्रीच करते हैं लोगों को, वो जगह का मुंह जो है वो सबका मक्का की तरफ होता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे छत की बनावट, या उसको कईयों में मॉस्क्यू गोल आकार की होती है, राउंड शेप में होती है, और कईयों पर जो है चौरस आकार की होती है। अभी मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखा रही हूँ। या फिर उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया है, कहीं पर सीमेंट से बनी है, कहीं पर लकड़ी से बनी हुई है। तो और ये डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसको कुरान को मानने वाले लोग हैं, वो लैंग्वेज में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब वैसे तो जो मुसलमान होते हैं उनकी लैंग्वेज उर्दू होती है, लेकिन भारत में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने उसको फैलाने के लिए लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ किया है। जैसे ख्वाजा इस्माइली जो हैं, एक कम्युनिटी है जो कि जिन्होंने कि इसे अभिव्यक्त करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ किया है। इसी तरीके से भारत के जो केरला में बसे हुए मुसलमान हैं, उन्होंने उर्दू को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने मलयालम भाषा को अडॉप्ट किया है, क्योंकि केरला के लोग मलयालम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में रहने वाले मुसलमान उर्दू ना बोलकर पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये थोड़ा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अब हम जो है देखते हैं इमेजेस के थ्रू। ठीक है, अब इमेजेस से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं बेटे। लेसन 2 है, इस्लाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी में किस तरीके से जो अरब व्यापारी थे, ये भारत के साउथ में आकर बस रहे थे। ये देखो, ये अरब व्यापारी हैं, यानी कि इनका ये ट्रेडिंग पाथ दिखाया हुआ है। और यहाँ पर ये केरला की तरफ आकर जो थे ये यहाँ पर आते थे, बस यहाँ पर सेटल हो जाते थे। और कुछ जो थे बाद में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी इस तरफ जो था जाकर सेटल हो गए। इस तरीके से भारत जो है इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। इसके बाद जो है 7/11 में इस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अटैक कर दिया। डेट आपने याद रखनी है 7/11, और नाम है इसका मोहम्मद बिन कासिम। और इसने किसको जीता है? इसने सिंध को जीता है। ये बेटे 1 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर इस मैप में मैं आपको दिखाऊं कि इस मैप में यहाँ पर ये सिंध है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात के पास ये सिंध है, तो इसको उसने जीत लिया था। और इस तरीके से भारत इस्लामिक दुनिया का पार्ट बन गया था। इसके बाद हम बताएंगे कि 13वीं सेंचुरी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये दिल्ली सल्तनत है जो है, इसमें मोस्टली ये जो आपको रेड कलर से दिखाया गया है, ये सारे दिल्ली सल्तनत के अंडर स्टेट्स आ रहे थे, और ये सारे मुस्लिम स्टेट्स बन चुके थे। ये भारत में 16 सेंचुरी में भारत में मुग़ल साम्राज्य का मैप दिखाया गया है। इसमें ये जो आपको पिंक शेड में दिखाया जा रहा है, ये सारा जो है मुग़लों के अधीन था। तो मुग़ल मुसलमान थे। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि शासक अगर मुसलमान होता था तो उसकी सब्जेक्ट यानी प्रजा भी मोस्टली इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लेती थी। ये आपको जो है 17-18 सेंचुरी के साउथ इंडिया की स्टेट्स दिखाए जा रहे हैं,
जहाँ पर ये बहमनी किंगडम है, खानदेश है, यहाँ पर गोलकुंडा, बीजापुर वगैरह आते थे। तो ये सारे इस्लामिक स्टेट्स थे। यहाँ सिर्फ अकेला विजयनगर जो था वो एक हिंदू राज्य था, बाकी सारे साउथ इंडिया में 17-18 सेंचुरी में इस्लाम धर्म को मानते थे। फिर इसके बाद हमने ये दिखाया कि ये जो ख्वाजा इस्माइली कम्युनिटी थी जो कि शिया को मानते थे। देखो बेटे, इसमें मुसलमानों में ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है शिया और एक होते हैं सुन्नी। जो सुन्नी होते हैं वो कट्टर मुसलमान होते हैं, यानी वो अपने धर्म को छोड़कर किसी और दूसरे धर्म को नहीं मानते। और जो शिया होते हैं वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी एक सॉफ्ट पॉलिसी रखते हैं, यानी दूसरों को भी पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे कि औरंगज़ेब था वो कट्टर सुन्नी था, और इसी तरीके से जो हुमायूं था वो शिया को मानता था। इसके बाद ये देखो, ये मिनबार है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो जो है मौलवी साहब बैठकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इनका सबका मुंह जो है वो मक्का की तरफ होता है। अब इसके बाद हमने देखा कि यूनिवर्सल फैक्ट में क्या चेंजेस हैं। वैसे तो सभी जो मुसलमान होते हैं उनको वो 5 रूल्स मानने होते हैं, ठीक है। और सभी मिनहार और मिनबार का जो मुंह है वो मक्का की तरफ होता है। ये बातें तो पूरे दुनिया में एक जैसी है, लेकिन कुछ बातों में जो है वो चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस है कि मस्जिद बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो और इसकी बनावट। ये देखो, ये बेटे बांग्लादेश की अतिया मस्जिद है। इसकी इमेज जो है वो आपकी बुक में भी है और ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है, इसलिए इसको बेटे ध्यान से देखेंगे आप। तो ये अतिया मस्जिद है, अतिया मॉस्क्यू है। अब इसमें देखो, इसकी जो बिल्डिंग है वो गोल है, राउंड है। आप देख रहे हो गुंबद से बने हुए हैं। और ये जो है शाह हमदान की मॉस्क्यू है जो कि श्रीनगर में है। अब इसमें देखो कोई राउंड नहीं है, इनकी जो छत है वो आपको चौकोर दिख रही है ना। मोस्टली मॉस्क्यू जो है इनका गुंबद बने होते हैं, लेकिन कई मॉस्क्यू हैं जिनमें गुंबद नहीं होते, जैसे ये शाह हमदान की मॉस्क्यू है श्रीनगर में। तो ये चेंज नज़र आ गया हमें। और एक इसको बनाने के लिए मटेरियल, अब देखो ये पता लग रहा है कि ईंट, गारे, सीमेंट से बनाई गई है। और ये जो श्रीनगर में ये मॉस्क्यू बनी हुई है ये मोस्टली लकड़ी से, वुडन है ये, तो ये लकड़ी से बनाई गई है। तो बेटे ये इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटे यही दो क्वेश्चंस आपने लर्न भी करने हैं और इनको देखना समझना भी है। थैंक यू बेटा।